बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का करंट अफेयर्स का हमारा लेक्चर नंबर 3 है और हम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। करंट अफेयर्स से मुराद वो इवेंट्स जो अब से पहले के सालों के अंदर रूनमा हुए इंटरनेशनल मंजर आम पे, बैनुल अक़वामी लेवल पे। ठीक है। उसके अंदर जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, बड़े मजे के छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं। इन चीजों के हम नाम अक्सर सुनते हैं। इसमें नेटो का नाम हम अक्सर सुनते हैं। रशिया यूक्रेन की वार के बारे में हम अक्सर सुनते हैं। इसके अलावा बर्मुदा ट्राइंगल का लफ्ज हमने कई दफा सुना होगा। और टाइटैनिक का सिंक हो जाना, टाइटैनिक का डूबना, ये तीन चार ऐसे कंसेप्ट हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड हैं विद द अटलांटिक ओशियन। एक तो हम अटलांटिक ओशियन के बारे में देखेंगे, उसको जो कंट्रीज बॉर्डर कर रही हैं उनके बारे में कुछ स्टडी करेंगे। और साथ साथ उस अटलांटिक ओशियन से रिलेटेड तीन चार छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, जिसमें मैंने आपको बताया टाइटैनिक का सिंक हो जाना, बर्मुदा ट्राइएंगल, नेटो फोर्सेस और रशिया यूक्रेन वार। इन चीजों को हम आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि अटलांटिक ओशियन है कहाँ पे। तो अटलांटिक ओशियन जी, ये वाला एरिया, एस शेप एरिया, ये देखिए इस तरह से, ये एरिया अटलांटिक ओशियन कहलाता है। इससे पहले के लेक्चर में हमने इंडियन ओशियन के लेक्चर्स को कवर किया था। इंडियन ओशियन के अंदर हमने डिफरेंट कंट्रीज को जो है वो स्टडी कर लिया था, यहाँ के डिफरेंट कंसेप्ट देखे थे। आज हम अटलांटिक ओशियन के हवाले से कुछ कंसेप्ट देखते हैं। और सबसे पहले जो कंसेप्ट एक बड़ी जो इसके अंदर है अटलांटिक ओशियन का, तो इसको बहरे जुलमात भी बोलते हैं। वो अल्लामा इकबाल का शेर है, मैंने आपको पहले भी लास्ट लेक्चर में बताया था। दश्त तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुलमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये शिकवा उनकी एक नज़म है, उसके अंदर उन्होंने अल्लाह पाक को मुखातिब करते हुए ये चीजें अपने मुसलमानों के जो हैं वो रखे थे कि हमने ए अल्लाह पाक तेरे लिए क्या क्या नहीं किया। और मुसलमानों पे उस वक्त वक्त बहुत बुरा था, अंग्रेज गवर्नमेंट कर रहे थे, तो इमोशनल होके उन्होंने एक शिकवा नज़म लिख दी थी अल्लाह ताला के लिए। और जिसमें उनको काफिर भी करार दिया मौलवियों ने। फिर लेकिन जब उन्होंने जवाब शिकवा लिखी जिसमें उन्होंने मतलब ये एक बताया कि मुसलमान अपनी कारकर्दगी की वजह से इस नोयत पे हैं, अल्लाह ताला की तरफ से तो बहुत कुछ दिया गया है मुसलमानों को। मुसलमानों को जो है वो बड़ी नेमतों से नवाजा गया है, लेकिन मुसलमान खुद अपनी कोताहियों की वजह से नीचे हैं। तब उन्होंने वो लिखी तो फिर जो है उनको दरवेश तक कहा गया। तो वो बहरे जुलमात जो है वो ये वाला एरिया है अटलांटिक ओशियन। अब उन्होंने ये बात क्यों कही कि दश्त तो दश्त के और सहरा भी ना छोड़े हमने, कि हमने हर जगह पे इस्लाम का बोलबाला किया, अल्लाह ताला की खातिर लड़े, इवन के अपने घोड़े बहरे जुलमात में डाल दिए, ओशियन में डाल दिए। तो ये बात उन्होंने बेसिकली कही है। क्योंकि हमारे जो दो हैं जी मुस्लिम कंकरर जिन्होंने फतूहात की, उनमें से एक है उकबा बिन नाफे रजी अल्लाह ताला अन्हा। ये जो हैं इन्होंने अफ्रीका की कंक्वेस्ट की थी, अफ्रीका को जो है वो फतह किया था। और इन्होंने अपने एनिमीज को परसू करते हुए, अपने दुश्मनों का ताकुब करते हुए 62 AH में, 62 हिजरी में, इन्होंने घोड़ा जो है समुंदर के अंदर उतार दिया था। और जो एनिमीज हैं, दुश्मन हैं, वो पीछे की तरफ धकेल दिए थे। बेसिकली उकबा बिन नाफे थे जिन्होंने अटलांटिक ओशियन के अंदर अपना घोड़ा उतारा था। ठीक है। इसके अलावा एक और मुस्लिम हैं जिनका नाम है हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हा। उनको कंकरर ऑफ ईरान बोला जाता है, फातेह ईरान। ये सारे MCQ जो हैं वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फातेह ईरान किसको कहा जाता है? हजरत साद बिन वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हो को। और फातेह अफ्रीका किसको कहा जाता है? उकबा बिन नाफे रजी अल्लाह ताला अन्हा को। तो ये दो सहाबी
हैं, ये सहाबी बनते हैं, हज़रत साद बिन वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु डायरेक्टली, और उकबा बिन नाफे जो है आगे जो है ताबे ताबेइन में से बनते हैं। तो इन्होंने जो है दरियाए दजला में, जिसको टाइग्रस रिवर कहते हैं, ये इराक और ईरान के पास है, टाइग्रस रिवर, और उर्दू में उसको कहते हैं दरियाए दजला। उसके अंदर बेसिकली जो है वो हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हों ने अपना घोड़ा उतार दिया था। तो इनकी मुनासबत से, इनको देखते हुए जो फिर है कि मुसलमानों ने तो अल्लाह ताला के दीन की खातिर जो है वो कहाँ कहाँ तक नहीं गए, वो फिर शिकवा के अंदर अपना ये शेर कहा था। अब अगर हम इसको देखें, अटलांटिक ओशियन को और इससे रिलेटेड कंसेप्ट्स को जब हम कवर करने की तरफ जाएंगे, जिसमें हम देखेंगे टाइटैनिक की सिंकिंग भी इसी ओशियन के अंदर होती है। इसके अलावा जी जो आपका बरमूदा ट्रायंगल एक है, एक मिस्टीरियस कंसेप्ट है, वो भी इधर अटलांटिक ओशियन के अंदर है। और नेटो फोर्सेस का कंसेप्ट भी, हम नेटो का बार बार नाम सुनते हैं, वो भी रिलेटेड टू अटलांटिक ओशियन है। इसको बेसिकली कभी कभार हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन और साउथ अटलांटिक ओशियन। के ऊपर को जो हिस्सा है इसका आधा, वो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन कहला देता है, और नीचे वाला जो हिस्सा है वो साउथ अटलांटिक ओशियन का कहला देता है। बेसिकली ओशियन पांच है, लेकिन कई लोग इसको सात में भी डिवाइड कर देते हैं। वो अटलांटिक ओशियन के भी दो हिस्से कर देते हैं, और पैसिफिक ओशियन के भी दो हिस्से कर देते हैं। इसीलिए वो सॉन्ग नहीं है, सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। तो वो सात समुंदर का जो कंसेप्ट है उस सॉन्ग में, वो बेसिकली फिर वो ये दो जो ओशियन है, अटलांटिक और जो है ना पैसिफिक, उसको दो हिस्सों में बांट के किया गया। लेकिन अकॉर्डिंग टू द न्यू कंसेप्ट, या अकॉर्डिंग टू आवर पीपीएससी एंड एफपीएससी कोर्स, पांच ही जो है वो जो है ना समुंदर है। और इसी तरह तो कंसेप्ट के मुताबिक तो कई लोग जो हैं वो बड़े आजमों की तादाद भी ज्यादा कर देते हैं, आठ भी कर देते हैं, कई लोग छह भी कर देते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू एफपीएससी एंड पीपीएससी वो जो है सात ही है, जो मैंने आप लोगों को बताया। आठ कौन लोग कर देते हैं, वो न्यूजीलैंड को शामिल कर लेते हैं एक और कंटिनेंट के तौर पे। छह कौन कर देते हैं, वो एशिया और यूरोप को एक ही प्लेट पे कंसीडर करते हैं कि ये अलहदा अलहदा नहीं है दरमियान में इनके, क्योंकि बाकी सारे कॉन्टिनेंट्स में तो दरमियान में दरिया समुंदर आ जाते हैं ना। एशिया और यूरोप इकट्ठे अटैच है, इनके दरमियान दरिया नहीं है, इनके दरमियान कुछ पहाड़ हैं जो इनको अलहदा करते हैं, जिन्हें अरल माउंटेन्स कहते हैं, अड़ल के पहाड़। ये जो ओशियन है ये सेकंड लार्जेस्ट ओशियन है। पहले नंबर पे सबसे बड़ा दुनिया का ओशियन जो है वो पैसिफिक है। दूसरे नंबर पे जो ओशियन है वो आपका आ जाता है अटलांटिक। इसमें 29% जो है ये वर्ल्ड वाटर की सरफेस को इसने घेरा हुआ है। ये ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड को अलहदा करता है। अब ये ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड का क्या कंसेप्ट है, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। ये देखिए जी, अटलांटिक ओशियन के दाएं हाथ पे यूरोप, अफ्रीका और एशिया है, और यहाँ पे मतलब एशिया आ जाता है। एट द स्टार्ट ऑफ द सिविलाइजेशन, जब सिविलाइजेशन का स्टार्ट होता है, तो ये कंट्रीज के लोग ही आपस में ट्रेड करते थे। हमें ये मालूम नहीं था कि इस तरफ भी कोई दुनिया आबाद है। एशिया, यूरोप और अफ्रीका के लोग ही आपस में ट्रेड करते थे। और जाहिर बात है, आपस में आना जाना किन चीजों के जरिए होता था, घोड़ों के जरिए, ठीक है। फिर या फिर इन्होंने ऐसा ऐसा कश्तियां बना ली जो बोट्स होती हैं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम उसके मौजूद माने जाते हैं, उसके जरिए आना जाना हो जाता था। तो ये ही आपस में ट्रेड करते थे। ये जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये तो दूर ही बहुत पड़ जाता था, तो यहाँ पर रसाई नहीं थी इस रीजन की दूसरे रीजन से। तो इस रीजन को ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है, और इस रीजन को न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। ये बाद में एक्सप्लोर हुए हैं।
अब ये एक्सप्लोर हुए कैसे हैं? तो जी, एक इटालियन बंदा था, इटली का रहने वाला बंदा था। दोबारा रिपीट कर दूं। देखिए जी, ये अटलांटिक ओशियन को हम देख रहे हैं। अटलांटिक ओशियन कुछ कॉन्टिनेंट्स को अलग कर रहा है। ये वाले कॉन्टिनेंट्स इस तरफ हैं, ये वाले लेफ्ट साइड पे हैं। यहाँ पे एशिया है, यूरोप और अफ्रीका हो गया। अब ये लोग आपस में शुरू से ट्रेड करते हैं, ठीक है। जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप के लोग हैं वो शुरू से आपस में ट्रेड करते हैं। और आपस में आना जाना इनका बाय शिप्स लगा लें, जो कश्तियां होती थी उसके थ्रू आना जाना था। और ये लोग आपस में आते जाते थे, इसको ओल्ड वर्ल्ड बोला जाता है। और ये नहीं पता था कि यहाँ भी कोई लोग रहते हैं। ये पता कब चला कि जी इसको न्यू वर्ल्ड कहा जाता है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को। अच्छा, ये अब पता कैसे चला कि इधर भी कोई लोग रहते हैं? असल में ये रास्ता यहाँ पे मैप पे तो थोड़ा नजर आ रहा है, लेकिन इधर से इधर जाने के लिए जो हमारी आम बोट्स हैं वो नहीं जा पाती थी। जो आम जो है ना, लकड़ी की बनी हुई कश्तियां। तो अगर कोई जाने की दाएं बाएं कोशिश भी करता था तो दरमियान में जो है बरमूदा ट्रायंगल आ जाता था, वो कश्तियां वहीं खत्म हो जाती थी। तो जी ये एरिया कब एक्सप्लोर हुआ, पता चला कि यहाँ भी कोई लोग रहते हैं। तो एक एक्सप्लोरर था, इटली का रहने वाला, जिसका नाम था कोलंबस। आपने सुना होगा, ये बात तो आपने सुनी होगी कि अमेरिका को किसने दरियाफ्त किया? कोलंबस ने। क्वेश्चन ये आता है पेपर में, लास्ट पेपर एक में आ चुका हुआ है। कोलंबस किस मुल्क का रहने वाला था? इटली। इटली कहाँ पे है? यूरोप में। इधर एक पाउं सा बना हुआ है, लंबा सा। यहाँ पे इसको बूट ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। इटली का दूसरा नाम बूट ऑफ यूरोप भी है। ये जो कंट्रीज है ना, इनको हर कंट्री को डिटेल में हम, जनरल नॉलेज का एक हेड है ज्योग्राफी, उसके अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कोलंबस ने जो है वो यहाँ से शिप ली और इस तरफ जो है वो निकला। जब वो इस तरफ निकला तो उसका जो टाकरा हुआ वो नए लोगों से हुआ, जो कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर रहते थे, साउथ अमेरिका के अंदर रहते थे। तो इसने दरियाफ्त किया और वापस आके बताया कि उस तरफ एक दूसरी दुनिया आबाद है जहां तक हम कभी गए ही नहीं। फिर क्योंकि जो है अंग्रेज लोग, उन्होंने 15वीं सदी में, 14 और 15वीं सदी में किसने कहा है कि अमेरिका पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा था? मीर मिंगल। 14वीं 15वीं सदी में तो अमेरिका कंट्रोल ही नहीं कर रहा था। अमेरिका तो आजाद ही 1776 में हुआ है। तो अमेरिका कंट्रोल कर रहा था। अब कर रहा है जी, बिल्कुल अब कर रहा है। तो किसी वक्त तक ये पता ही नहीं था कि वहां पे एक मुल्क अमेरिका भी है। और ये सिर्फ अमेरिका नहीं है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में 23 मुल्क हैं। साउथ अमेरिका में भी इस तरह जो है 12 के 13 मुल्क हैं। ये कॉन्टिनेंट की मैं अभी बात कर रहा हूँ। और जो अमेरिका है उसने 1776 में आजाद हुआ है वो। और यहाँ से जो यूके के लोग, यहाँ से अंग्रेज लोग गए तो इन्होंने अमेरिका के एरिया पे कब्जा किया। वो तो बाद में अमेरिका का नाम डेवलप हुआ ना, ये इनिशियल पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ, जब अमेरिका मुल्क एग्जिस्ट नहीं करता था। और वहां पे बल्कि यूके की हुक्मरानी थी, यूनाइटेड किंगडम। जिस तरह इंडिया पे गवर्नमेंट करता था, कुछ एक्सप्लोरर इंडिया की तरफ आए थे। इंडिया को एक्सप्लोर करने कौन आया था यूरोप से? जिस तरह ये इधर से जो है, इन्होंने असल में ना टेक्नोलॉजी में, अंग्रेज लोगों ने टेक्नोलॉजी हासिल कर ली। शिप्स बनाना शुरू कर दी, जो कि मतलब बैट उस पे मोटर पे चलती थी, जो कि आसानी से फासला तय कर लेती थी। तो फिर ये लोग दाएं बाएं दुनिया में निकले और जहां जहां निकले वहां पे जाके इन्होंने कब्जा कर लिया। जी वेरी गुड, अयूब खान ठीक कह रहे हैं। इसी तरह यूरोप से एक बंदा इंडिया की तरफ भी निकला और उसका नाम था वास्को गामा। वो किस मुल्क का था? नहीं, अब ऐसे कोई एरियाज नहीं बचे, अब सैटेलाइट है। अब सैटेलाइट है, उसके जरिए कवरेज है पूरी दुनिया की। कोने कोने की कवरेज है। आपके समुंदरों की तह के अंदर तक देख लेते हैं। आपके इवन के सोल्यूटिव से हमारे घरों के अंदर तक देख सकता है अमेरिका।
इतनी टेक्नोलॉजी है उन लोगों के पास। अब ऐसा कोई इस दुनिया पे एग्जिस्ट नहीं करता मुल्क जिसको एक्सप्लोर होना हो। हाँ, किसी और प्लेनेट पे या किसी और जगह अगर कोई ऐसी आबादी या मखलूक है जो एक्सप्लोर होनी है तो वो एक अलहदा बात है, या समुंदर के अंडर कोई जजीरे बाज का समुंदर के अंदर से भी निकल आते हैं तो वो एक अलहदा इशू है। ऐसा जब ये नहीं यहाँ पे इशू कि दुनिया में किसी जगह पे कोई और लोग भी रह रहे हो, वो सारा कुछ एक्सप्लोर हो चुका है। टेक्नोलॉजी काफी हद तक इतनी तरक्की कर गई है कि वो जमीन के अंदर के जखायर तक देख लेती है कि कितना गोल्ड मौजूद है, कितना पेट्रोल मौजूद है, किस जगह कौन क्या कर रहा है। तो वो अब चीजें ना बड़ी आसान हो गई हैं। तो इसने जी जो है, ये देखिए यहाँ सारा मैंने लिखा हुआ है, इटालियन एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस कोलंबस था। उसने 1492 में न्यू वर्ल्ड जो है उसको की, और जिस शिप के ऊपर नाम निकला था उसका नाम था सेंटा मारिया। ये सारे पॉइंट जो हैं वो जीके के हवाले से आपके इम्पोर्टेंट है, पेपर्स में आते रहते हैं कि ये वाला तो पीएमएस के पेपर का एमसीक्यू है, जनरल नॉलेज के पेपर का एमसीक्यू है कि कोलंबस का तल्लक किस मुल्क से था, इटली से। और ये भी एक पेपर में आया हुआ है कि कोलंबस जिस जो है बोट में निकला था अमेरिका को दरियाफ्त करने, उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था सेंटा मारिया। बेसिकली ये निकला यूरोप और एशिया को आपस में मिलाने वाले रूट को देखने के लिए निकला था। इसको ये नहीं पता था कि इस तरह भी दुनिया कोई मौजूद है। ये बेसिकली निकला था ये यूरोप से, और ये एशिया है, यूं घूम के आना पड़ता था यहाँ पे एशिया। ये इस तरफ से निकला था कि मैं इधर से कोई रास्ता तलाश कर लूं, और ऐसे मतलब वर्ल्ड के मैप्स नहीं होते थे उस वक्त, आपके जो है सैटेलाइट्स नहीं होते थे, प्रिसाइज मैप्स भी नहीं थे। अगर आप ओल्ड मैप देखें तो वो बिल्कुल ये अजीब से बनाए हुए हैं। ये नहीं पता था कितना एरिया है, कितना ट्रेवल करना है। तो बेसिकली ये तो चाहता था यूरोप और इंडिया का, एशिया का रास्ता आपस में ढूंढने। लेकिन जब ये इतना लंबा चक्कर इसने अभी काटा ही नहीं, ये यहां तक पहुंचा, तो इसको पता चला यहाँ तो एक नई दुनिया आबाद है। सॉरी, ये कहाँ आ गया जी। और इसके बाद जो है, इसके 6 साल बाद वास्कोटे गामा एक और एक्सप्लोरर निकला, और उसने जो है जी इंडिया को जो रास्ता ये बेसिकली देखना चाह रहा था इंडिया तक पहुंचने का समुंदर के जरिए, तो वो वास्कोटे गामा ने दरियाफ्त किया। 20 मई 1498 को लिस्बन पुर्तगाल, पुर्तगाल का जो है दारुल हुकूमत लिस्बन है, वहां से वास्कोटे गामा निकला और इंडिया के एरिया कैलिकत, केरला, केरला स्टेट को उसने टच किया। ये जो है पहला वाकया था कि यूरोपियन लोग समुंदर के जरिए इंडिया पहुंचे थे। पहले यूरोप और एशिया तो वैसे आपस में कनेक्टेड है थ्रू माउंटेन्स, तो माउंटेन्स कवर करके भी जाया जा सकता था, आते जाते थे लोग। लेकिन वो एक ऐसा रास्ता था कि मतलब पॉपुलर रास्ता नहीं, ट्रेडिंग नहीं हो सकती माउंटेन्स के ऊपर से, पहाड़ों के ऊपर से प्रॉपर, अगर रास्ते नहीं बने हुए। अब तो रास्ते भी बन गए खैर। तो इसने जी डिस्कवर किया ये रूट, और फिर इस रूट के जरिए जी ये यहाँ से देखिए ये रूट निकला, यहाँ से ये ऐसे आया था, ऐसे। अब अगर हम ये कहें कि वो इतना लंबा रास्ता लेके क्यों आया, वो यहां से जो है वो ऐसे क्यों नहीं आ गया, तो वो इसलिए नहीं आया कि यहाँ पे दरमियान में रास्ता था ही नहीं पहले। सुएज कैनाल जो है वो बाद में बनाई गई है। यहाँ जो एक रास्ता निकाला गया है जमीन को खत्म करके, और उसके दरमियान पानी का एक आर्टिफिशियल रास्ता बनाया गया है जिसको सुएज कैनाल बोला जाता है। नहीं, आइस एज कहाँ से, क्या बर्फ पड़ी हुई थी यहाँ पे?
बर्फ बुर्फ नहीं पड़ी हुई थी, आइस एज कोई नहीं थी मेरे भाई। जो है वो आप बहुत पुराने वक्त में चले गए, 10,000 साल पहले, वो आइस एज वाली जो मूवीज हैं, उस टाइम नहीं, ये बात हो रही है ये अब की सदी की। और ये वाले जो वाटर हैं इसके अंदर आइस उइस नहीं, बहुत कम ही होता है कि यहाँ पे आइस आ जाए। इस रास्ते में एक जमीनी रास्ता यहाँ, मतलब ये जो ये रास्ता है ना, ये बंद होता था पहले, तो वो यहाँ से नहीं आ सकता था थ्रू हिज शिप। ये तो बाद में स्विस कनाल जो है वो बाद में बनाई गई है, और ये एक आर्टिफिशियल कैनाल है बेसिकली, स्विस कनाल, जो कि इजिप्ट और फ्रांस ने बनाई है। इजिप्ट, मिस्र और फ्रांस ने ये जो है बाद में बनाई थी। ठीक है, तो पहले जो रास्ता अपनाना था वो इसको लंबे वाला रास्ता ही अपना अपनाना था। ठीक है, तो वो रास्ता इसके लिए जी यही पड़ता था कि वो यहाँ से अफ्रीका के ऊपर से घूम के आए और इधर इंडिया के पास आए, और ये इसी रास्ते के थ्रू इंडिया के पास आया। और शुरू में जो तजारत है वो इसी रास्ते के थ्रू होती रही है। इतना बड़ा वाया खींचना पड़ता था। फिर जब देखा गया कि ये तो बहुत ज्यादा लंबा एरिया पड़ जाता है, तो फिर एक आर्टिफिशियल रास्ता बनाया गया जिसको कहा जाता है स्विस कैनाल। यहाँ पे एक कैनाल बना दी गई, पानी का चैनल बना दिया गया। और ये जो है 1869 में बनाया, मिस्र और फ्रांस ने मिलके। यहाँ से जमीन को हटा के धमाके करके पानी डाल के जो है ना आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया गया ये रास्ता है जिसको स्विस कैनाल बोला जाता है। और फिर अब इतना लंबा सफर नहीं करना पड़ता, अब जो है ना इतना सफर सिर्फ करना पड़ता है एशिया और उनके लोगों को। तो जी एक तो ये हो गया कंसेप्ट आपका। दूसरा इसी से रिलेटेड एक और कंसेप्ट है टाइटैनिक का सिंक होना। टाइटैनिक जो है एक जहाज है, जहाज का तो आपको कम पता होगा, मूवी का नाम ज्यादा पता होगा टाइटैनिक का। तो वो जो टाइटैनिक है वो सिंक हुई थी, डूबी थी अटलांटिक ओशियन में एक जगह पे। तो बेसिकली टाइटैनिक जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में डूबी थी, और ये निकली थी 15 अप्रैल 1912 को। ये पूछा जाता है टाइटैनिक किस साल डूबी थी, 1912 में। एग्जैक्ट डेट अगर आप देखेंगे तो वो 15 अप्रैल 1912 है। ठीक है, ये 14 अप्रैल को निकली थी अपने मेडिन सफर पे। मेडिन से मुराद होता है अकेले सफर पे, पहला सफर था इसका। और ये एक बहुत बड़ी शिप थी जिसके अंदर जो है 2200 के करीब लोग मौजूद थे। और जब ये निकली, ये बेसिकली जा कहाँ से कहाँ रही थी, ये इंग्लैंड से अमेरिका जा रही थी। ये कहाँ जा रही थी, ये बाद के वक्तों की बात है, जब अमेरिका बन गया 1776 में, 1912 के लगभग की बात है। तब अमेरिका एग्जिस्ट करता था, बरतानिया अलग से एग्जिस्ट करता था। और ये अमेरिका बरतानिया से अमेरिका जा रही थी, तो रास्ते में जो है एक आइसबर्ग से टकरा गई। आइसबर्ग होता है बर्फानी तोदा, उससे टकरा गई। मैं आपको ये जो है दिखाता हूँ। तुर्की के अंदर कैसे आ गई, तुर्की वाला ना कंसेप्ट एक है जी, वो तो ऑटोमन एम्पायर का कंसेप्ट है ना मेरे भाई। नहीं, आप इसको जो है स्विस कनाल को जो है तुर्की के अंडर किस ईयर में कर रहे हैं, या आप बॉस्फोरस स्ट्रेट तो नहीं ले रहे इस चीज को। नहीं, वो तो अलहदा है ना बॉस्फोरस स्ट्रेट। वो बॉस्फोरस स्ट्रेट है तुर्की के। अगर आप वैसे किसी जमाने में मिस्र भी तुर्की के अंडर था, लेकिन ये सारा कुछ तो जब पहले का है ना। ऑटोमन एम्पायर 1924 तक टूट चुका था।
तो उससे पहले अरसे में ये तुर्की के अंडर भी रही है सुइज कैनाल, क्योंकि जब इजिप्ट का एरिया, बहुत बड़ा एक एरिया तुर्की के लोगों के पास था, तब वो उसका नाम तुर्की नहीं था, ऑटोमन एम्पायर था, उस्मानी खिलाफत था। लेकिन ये बेसिकली जो है, ये तो बनाई ही बाद में गई है ना। तो मेरा ख्याल है आप इसको कंफ्यूज कर रहे हैं जो है ना, बॉस्फोरस स्ट्रेट के साथ। वो एक अलग इलाका है। अच्छा, टाइटैनिक का देखिएगा, ये जी यूरोप है। और यूरोप में अगर हम स्पेसिफिकली लगाएं, तो ये जो है एरिया यूरोप में कहलाता है इंग्लैंड, जहां से बैठ के अंग्रेजों ने 50 मुल्कों पे हुक्मरानी की है। और ये एरिया है अमेरिका। अब ये शिप ने बेसिकली अमेरिका जाना था, लेकिन क्या हुआ कि जब ये यहाँ पे पहुंची, इस जगह पे, तो ये एक आइसबर्ग से टकरा गई। आइसबर्ग क्या होता है? बर्फानी तोता। और आइसबर्ग ऐसी चीज होती है कि इसकी थोड़ी सी टिप नजर आ रही होती है सिर्फ पानी के ऊपर, लेकिन पानी के अंदर उससे कई गुना ज्यादा बड़ा जो है ये मौजूद होता है। अगर सिर्फ कोई चीज आप जा रहे हैं शिप के ऊपर या पानी के ऊपर देख रहे हैं, तो आपको छोटा सा नजर आएगा कि सामने कोई बर्फ का टुकड़ा है, लेकिन उससे डबल ट्रिपल मिकदार में इसकी जो बेस होगी वो मजबूत होगी। तो ये एक आइसबर्ग से टकरा गई, और जिसके नतीजे में 1500 से जायद लोग जो हैं वो मारे गए। तो ये टाइटैनिक की सिंकिंग का वाकया भी इधर ही पेश आता है। और एक और यहाँ का कंसेप्ट है अटलांटिक ओशियन से ही रिलेटेड, उसको बोलते हैं बरमूदा ट्राइएंगल। हाँ, नाम सुना है बरमूदा ट्राइएंगल का कभी आपने? या बिल्कुल ही नहीं है जीके की फील्ड में? ये तो वैसे जीके के हटके भी बरमूदा ट्राइएंगल का आपने नाम सुना होगा, कि एक एरिया है दुनिया में जहां से कभी कोई जहाज गुजरता है तो वो इसके अंदर चला जाता है। कई लोग कहते हैं यजूज मजूज इसके नीचे रहते हैं, कई लोग कहते हैं जो है वो दजाल ने इसके नीचे से निकलना है। डिफरेंट किस्म के कंसेप्ट बने हुए हैं। वो टाइटैनिक को देखने गया था शहजादा दाऊद। हाँ जी, टाइटैनिक को बिल्कुल। तो ये बरमूदा ट्राइएंगल का कंसेप्ट क्या है, ये क्या बला है? इसी जगह जो है, इसको डेविल्स ट्राइएंगल भी बोलते हैं, शैतानी ट्राइएंगल। ये एक रीजन है अटलांटिक ओशियन में। तो जहां से, जिसके करीब से जब कोई जहाज या शिप गुजरे, तो ये उस समुंदर के उस हिस्से में एक ट्राइएंगुलर शेप बनता है, ऐसे ट्राइएंगल। जब इसके करीब से कोई चीज गुजरेगी या इसके ऊपर से कोई जहाज भी उड़ेगा, तो वो इसके अंदर चला जाता है, गर्क हो जाता है। जैसे यूनिवर्स में ब्लैक होल मौजूद हैं, जो कि सारे बड़े बड़े प्लैनेट्स को, बड़े बड़े स्टार्स को अपने अंदर इनगल्फ कर लेते हैं, और उनका नामो निशान नहीं रहता। तो इसी तरह ये एक ट्राइएंगल की शक्ल में मौजूद जो है एरिया है, जिसको बरमूदा ट्राइएंगल या डेविल्स ट्राइएंगल बोला जाता है, जिसके ऊपर से अगर कोई शिप गुजरे या कोई एयरक्राफ्ट गुजरे, तो ये उसको इनगल्फ कर लेता है, और उसका नामो निशान भी नहीं मिलता कि वो कहाँ गया। और इसके पीछे जब जाते हैं अगर कोई ढूंढने, तो जब इसके हसार के करीब भी वो जाते हैं, तो वो भी इसके अंदर गर्क हो जाते हैं। तो साइंस तो इतनी तरक्की कर गई कि उन्होंने जो है वो जमीन के अंदर तक चीजों को देख लेते हैं। शुरू के अंदर तो बहुत मिस्टीरियस था। कई लोग के कंसेप्ट थे कि कहते थे कि यहाँ पे सुपर नेचुरल पावर्स हैं, जस्ट लाइक वो दजाल, यजूज मजूद, और ये जो दूसरे मजाहिब के लोग हैं उनका अपने मुताबिक जो है सुपर नेचुरल पावर्स कह देना, कि यहाँ पे देवता रहते हैं, और ये वो इस तरह करके जो कोई गुजरता है वो उसको अपने अंदर इनगल्फ कर लेते हैं। फिर स्टोरी एक आई कि ये नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पे मैग्नेटिक पूल है। यहाँ पे इतना ज्यादा मैग्नेटिक पूल है, जैसे एक छोटा मैग्नेट है वो चीजों को अपनी तरफ खींचता है, यहाँ पे एक इतना बड़ा मैग्नेटिक पूल है कि जो करीब कोई भी चीजें हैं तो उनको इतनी फोर्स से खींचता है कि वो उसके अंदर तबाह हो बर्बाद हो जाते हैं।
कुछ ने कहा कि नहीं, यहाँ पे कोरल रीफ मौजूद है। मतलब अभी तक भी इसके मुतालिक डिफरेंट कहानियां बनी हुई हैं, लेकिन मोस्ट ऑथेंटिक जो यहाँ पे अब के मुताबिक है कंसेप्ट। हाँ जी, ये क्या सही, सैयद आमिर बाज जैसे कह रहे हैं, एक्सट्रीम मैग्नेटिक फील्ड वाला भी एक कंसेप्ट है। लेकिन अब वो कंसेप्ट जो है वो इवॉल्व करते जा रहे हैं। और जो लेटेस्ट कंसेप्ट है वो ये कहता है कि यहाँ पे बेसिकली मीथेन गैस मौजूद है। और वो जो मीथेन गैस है बरमुदा ट्राइंगल में, वो ब्लास्ट करती है, और उसकी इतनी फील्ड बनती है कि जब इसके गिर्द कोई जो है जहाज या शिप गुजरे, तो वो उसकी जद में आके उसको एनगल्फ कर लेती है, और ड्यू टू मीथेन गैस वो जल के राख हो जाती है चीज। और ये जो एरिया है ये बेसिकली दो तीन कंट्रीज के अंडर आता है, जिसमें एक कंट्री है बरमुदा, एक है मियामी, और एक है प्यूर्टो रिको। ये नए नाम आपने सुने होंगे बिल्कुल ही। ये कुछ कंट्रीज के नाम है, उनके अंडर का कुछ एरिया बनता है जहाँ पे मीथेन गैस के बहुत ज्यादा मिकदार में जखायर मौजूद हैं। और ये रप्चर करते रहते हैं, धमाके होते रहते हैं, और इनकी उस धमाके की जद में हमेशा ऐसा नहीं होता कि बरमुदा ट्राइंगल के ऊपर से कोई चीज गुजरेगी तो वो लाजमी तौर पे उसमें चली जाएगी। सम टाइम ऐसा होता है कि कोई गुजरे, अगर वो वहां पे धमाका हो रहा है मीथेन गैस का, या जो है वो इरप्शन हो रही है, तो वो क्या कहते हैं, वो इनगल्फ हो जाती है, वो चीज वहां पे खत्म हो जाती है। ये एरिया कहाँ पे है? ये देखिएगा, बरमुदा ट्राई एंगल का जो एरिया है वो ये अमेरिका वाला एरिया है। ये नीचे दूसरा कंटिनेंट है, साउथ अमेरिका वाला, मतलब कि न्यू वर्ल्ड वाला, जिसको हम न्यू वर्ल्ड बोलते हैं, जिसका कंसेप्ट हमने पीछे देखा था, जो कोलंबस ने एक्सप्लोर की थी। तो ये एक ट्राइंगल बनता है जो कि प्यूर्टो रिको, बरमुदा, और इन एरियाज को, ये नीचे आई वेस्ट इंडीज की कुछ कंट्रीज मौजूद है, वहां पे ये एरिया बनता है जिसको हम बरमुदा ट्राइंगल बोलते हैं। अब आ जाते हैं जी हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, जो कि अटलांटिक ओशियन से ही रिलेटेड है। वो है जी नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो की फोर्सेस। नेटो की फोर्सेस का नाम सुना है आप लोगों ने? जी, दोनों अमेरिका डिस्कवर किए थे उसने। अमेरिका के कॉन्टिनेंट डिस्कवर किए थे उसने। अमेरिका जस्ट एक मुल्क का नाम है, और ऊपर वाले जो नॉर्थ अमेरिका है उसमें टोटल 23 मुल्क हैं। जो नीचे साउथ अमेरिका है उसमें 12 मुल्क हैं। और अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका ऊपर वाले अमेरिका में आता है। 23 कंट्रीज में से सिर्फ एक कंट्री है जिसका नाम अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए जिसको हम बोलते हैं, जहां जाने की हर बंदे की ख्वाहिश है आजकल, पाकिस्तान के हालात को देख के। तो जी नेटो का नाम आप लोगों ने सुना होगा, किसी ने जो जिसने ना सुना हो नेटो का नाम आप लोगों में से? कोई बंदा जिसने नेटो का नाम ना सुना हो? ये सही है, मैं कह रहा हूँ जिसने सुना हुआ है तब भी कोई नहीं है, जिसने नहीं सुना हुआ तब भी कोई नहीं है। सही मजे के लोग हो यार आप। सुना हुआ है। चले, गुड हो गया। चले, शुक्र है, फिर ये ठीक है कि सब नहीं सुना हुआ है। कोई आप में से ऐसा नहीं है जिसने नेटो का नाम नहीं सुना हुआ। अब नेटो है क्या चीज? नेटो एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिसमें 31 कंट्रीज आती हैं। 31 मुल्कों का एक अलायंस है, जिसमें मोस्टली यूरोप की कंट्रीज हैं। यहाँ 28 लिखा है, ये अपडेट हो गया, 29 यूरोप की कंट्रीज, और दो अमेरिका की कंट्रीज, नॉर्थ अमेरिका की दो कंट्रीज, जिसमें कनाडा और अमेरिका बताते खुद आ जाता है। मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज,
और सिर्फ नॉर्थ अमेरिका की में से दो कंट्रीज, कनाडा एंड अमेरिका, इनका एक अलायंस है जिसको बोला जाता है नेटो। ये बेसिकली 4 अप्रैल 1949 के अंदर बना। और नेटो का बेसिक पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं, 31 जो अब हो चुके हैं, उनमें से किसी एक कंट्री पे अगर कोई हमला करेगा तो वो हमला बाकी 31 के ऊपर हमला तस्वर होगा, और वो बाकी के सारे मुल्क मिलके उस कंट्री के खिलाफ नेटो की फोर्सेस को लॉन्च कर देंगे। या ये नेटो की फोर्सेस, ऐसा तो अब कम ही होता है कि उन 31 मुल्कों में से किसी मुल्क पे हमला हो जाए, क्योंकि सारी वेल डेवलप्ड मुल्क हैं, अमेरिका है, कनाडा है, जर्मनी, फ्रांस, ठीक है। तो ये कंट्री हैं ऐसे जिनके ऊपर अब कोई ना हमला होता है ना इनके दरमियान कोई जंग होती है। तो फिर ये जो इन्होंने एक अलायंस बनाया है, पूरी एक फौज बनाई हुई है, उसको फंड करता है। हर मुल्क उसमें पैसे देता है, बेसिकली फंड करने, उन फौजियों का खर्चा है, उन फौजियों के ऊपर इतना पैसा लगता है। तो फिर वो फौजी क्या करते हैं, वो फिर दुनिया में डिफरेंट जो जंगें होती हैं उसमें हिस्सा लेते हैं। जैसे अफगानिस्तान में जब जंग हुई तो नेटो फोर्सेस आई और उन्होंने पाकिस्तान से रास्ता लिया। एक दूसरे पे ये हमला नहीं करेंगे ना, वो पूरी एक इनके दरमियान ट्रीटी बनी हुई है, इनके दरमियान मुआहदे हुए हुए हैं। वो फिर और फॉरम्स मौजूद हैं जो इसको हल कराते हैं, जैसे कि बड़ी फूफो मसले हल कराती है, जैसे लड़ाई भी खुद कराती है और मसले भी हल कराती है अमेरिका। फिर अमेरिका के अंडर और कई ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स, ठीक है। और बड़े सारे अदारे हैं जो फिर उन मसलों को हल करा देंगे, मतलब जो इनके दरमियान अगर कोई तनाज़ा होगा तो उसको हल कर दिया जाएगा। तो ये फिर जो 31 कंट्रीज की फोर्स है, ये एक तो ख्याल रखती है कि इन मुल्कों में से अगर इस पे कोई हमला करे तो उस पे, और किसी मुल्क की फिर हिम्मत ही नहीं होती। एक तो ये सारी स्ट्रॉन्ग मुल्क हैं पैसों के वाइज, तो जो अमीर मामू होता है ना वो सबको ही अच्छा लगता है, जो गरीब मामू होता है वो किसी को अच्छा नहीं लगता। अमीर चाचू भी सबको अच्छा लगता है, गरीब चाचू किसी को अच्छा नहीं लगता। तो ये सारे ही अमीर मुल्क हैं। अमीर मुल्क हैं तभी तो एक फंड देते हैं, नेटो के लिए प्रॉपर फंड देना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं। और तब तक ये क्या करती है, जब तक अब ये क्योंकि आपस में लड़ नहीं रही है, इन मुल्कों पे कोई हमला नहीं कर रहा, तो दुनिया में और जहां कहीं पे मसले चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान के खिलाफ अमेरिका ने वार ऑन टेरर स्टार्ट कर दी 2001 में, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का हमला हुआ। तो ये नेटो फोर्सेस वहां पे पहुंच गई अफगानिस्तान से बदला लेने के लिए। यमन में जंग है तो वहां पहुंच जाती है, सीरिया में, और ज्यादातर मुस्लिम ममालिक में ही जंग है। ये पता नहीं क्या वजह है, तो ये वहीं पहुंच जाती है। यमन हो गया, लीबिया हो गया, लेबनान हो गया, इराक हो गया, अफगानिस्तान हो गया। अब ये देखिए, ये यूरोप यूरोप है। तो ये यूरोप की 29 कंट्रीज इसके अंदर शामिल है। और यहाँ पे जो है ऊपर नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका में ये कंट्री है कनाडा, ये कंट्री है अमेरिका, और ये कंट्री है मेक्सिको, जो मेन आइलैंड पे है। वैसे टोटल 23 है, मेन आइलैंड पे इनकी 3 कंट्री है। तो इनमें से कनाडा और यूएसए भी इस नेटो सर्विस का हिस्सा है। अब इसको नेटो बोला क्यों जाता है? तो आप देखिए ये पिछली स्लाइड में, ये जो देखिए ऊपर वाला हिस्सा है अटलांटिक ओशियन का, हम उसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, और जो निचला हिस्सा है उसको बोलते हैं साउथ अटलांटिक ओशियन। तो नेटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्थ अटलांटिक ओशियन जहां लग रहा है, उसमें जो कंट्रीज हैं उनका जो एक इत्तेहाद है। और वो कंट्रीज सारी इधर लग रही हैं कैसे? ये देखिए, ये यूरोप है, ये वाला हिस्सा, जिसमें से 29 कंट्रीज हैं। और ये वाला कंट्री आ गया कनाडा, कनाडा। और ये आ गया यूएसए अमेरिका।
तो अब ये आप अलायंस देखें तो ये ऊपर वाले नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में बन रहा है, और ये फोर्स इधर के जो ओशियन है उसमें भी मौजूद है हर वक्त, ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए, यहाँ की ट्रेड को सेफ करने के लिए, कि पहले जिस तरह एक मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर हमला कर देता था या उसकी चीजें छीन लेता था, बैरी कजाक होते थे, अब वो मामला यहाँ पे नहीं होते। लेटेस्ट कंट्री जो है, सोवियत यूनियन क्या है? सोवियत यूनियन का, चले मैं आप आगे रशिया का कंसेप्ट, अभी मैं आपको ये रशिया और यूक्रेन की बार बताने जा रहा हूँ, जो आखिरी आज का हमारा कंसेप्ट है। तो उसमें सोवियत यूनियन का कंसेप्ट भी आपका कवर हो जाएगा। बल्कि जो है ना, रशिया और यूक्रेन की वार को समझने के लिए सोवियत यूनियन के कंसेप्ट को समझना जरूरी होता ही होता है। वो मैं भी आपको बताता हूँ। पहले नेटो को हम देख लेते हैं। नेटो का जी 12 कंट्रीज ने शुरू में इत्तेहाद किया था, जब ये न्यू 1949 में बनी थी। अब ये कंट्रीज 31 हो गई हैं। जो सबसे लेटेस्ट कंट्री है जिसने नेटो को ज्वाइन किया है वो है फिनलैंड। ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू पेपर में आ सकता है। नेटो में जो सबसे लेटेस्ट कंट्री ऐड हुई है वो फिनलैंड है। और नेटो कंसीडर कर रहा था कुछ और कंट्रीज को अपने अंदर शामिल करने में, जिसमें बोस्निया हर्जगवानिया, जॉर्जिया और यूक्रेन का नाम शामिल था। नेटो चाहता था कि इन कंट्रीज को भी अपने साथ, या ये कंट्रीज भी इंटरेस्टेड थी नेटो में शामिल होने के लिए। अब यहाँ ही से कंसेप्ट बनेगा रशिया यूक्रेन वार का, कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान एक जंग चल रही है। वो जंग बेसिकली हुई क्यों? बेसिकली रशिया और यूक्रेन का बॉर्डर आपस में साथ साथ मिलता है। ये यूक्रेन है तो ये रशिया है। अगर यूक्रेन भी नेटो में शामिल होता है तो इस बॉर्डर पे नेटो फोर्सेस आ जाएंगी। रशिया समझता है कि ये नेटो फोर्सेस अगर यहां तक आ गई तो ये हर वक्त रशिया थ्रेट में है, वो कभी भी रशिया पे हमला कर सकते हैं। अब वो रशिया पे क्यों हमला करेंगी नेटो फोर्सेस? इसके लिए हमें जाना पड़ेगा कंसेप्ट पे सोवियत यूनियन के। किसी जमाने में रशिया का नाम सोवियत यूनियन होता था। ये बात है जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रही थी, वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुई तो दुनिया में दो बड़ी पावर्स थी। वर्ल्ड ऑर्डर, दो वर्ल्ड ऑर्डर चल रहे थे। एक था अमेरिका, और दूसरा था सोवियत यूनियन, जिसको हम बोलते हैं यूएसएसआर। दुनिया में दो मेन पावर्स थी, और हर कंट्री की ख्वाहिश होती है कि एक ही पावर जो है दुनिया के अंदर रहे, और वो ही जो है वो मुल्क को लीड करे। तो यूएसए और यूएसएसआर, यूएसएसआर कहते हैं यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, जिसका अब लेटेस्ट नाम रशिया है। ये कभी यूएसएसआर होता था, एक बहुत बड़ा एरिया होता था जिसमें आज के मुताबिक 15 मुल्क शामिल थे। सोवियत यूनियन को अमेरिका ने तोड़ा और उसमें से 15 मुल्क निकाले, और जो उनका मेन मुल्क था जो यूएसएसआर कहलाता था उसको नाम दे दिया गया रशिया का। और जो उससे 15 मुल्क निकाले गए उनमें उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, अर्मीनिया, जॉर्जिया, यूक्रेन, ये सारे मुल्क उस सोवियत यूनियन का हिस्सा है।
अब जो लड़ाई है वो है रशिया और यूक्रेन के दरमियान। ये रशियन प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। और ये यूक्रेनियन प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है व्लादिमीर जेलेंस्की। रशिया ये समझता है कि यूक्रेन किसी जमाने में हमारा हिस्सा है, रहा है, और आज भी यहाँ के जो कुछ एरियाज हैं वो रशिया का ही हिस्सा है। इनके दरमियान कुछ डिस्प्यूटेड रीजन है जिसको रशिया ये मानता है कि ये हमारा हिस्सा है। जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक डिस्प्यूटेड रीजन कश्मीर है। पाकिस्तान कहता है कश्मीर हमारा है, इंडिया कहता है कश्मीर हमारा है। इसी तरह रशिया और यूक्रेन के दरमियान कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनको रशिया कहता है कि ये हमारे हैं, लेकिन यूक्रेन कहता है कि ये हमारे हैं। एक मसला तो इनके दरमियान ये था। अब बेसिकली यूक्रेन रशिया में से निकला हुआ एक मुल्क है, क्योंकि रशिया का पुराना नाम सोवियत यूनियन था। अमेरिका और सोवियत यूनियन की आपस में लड़ाई हुई। डायरेक्ट लड़ाई नहीं हुई, इसको कोल्ड वार बोला जाता है। डिफरेंट महाजों पे ये लड़े, दूसरे मुल्कों में लड़ते थे, कभी खुद आमने सामने नहीं आए। इसलिए इनकी जो जंग हुई उसको बोला जाता है कोल्ड वार। उस कोल्ड वार के नतीजे में अमेरिका जीत गया। इनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई, जो है यूएसएसआर की, सोवियत यूनियन की। अमेरिका ने इसके 15 टुकड़े कर दिए। उन टुकड़ों में से एक मुल्क यूक्रेन भी है। उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, ये जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, ये सारी जो हैं वो रशिया से टूटी हुई हैं, रशिया का हिस्सा है। अब बाकी सारों पे तो रशिया कुछ ना कुछ आमादा हो गया, लेकिन यूक्रेन के दो हिस्से हैं जिनको रशिया कहता है कि हम ये हमारे हैं। एक तो रीजन ये है, जो कि ये रीजन तो पुरानी चलती आ रही है इनके दरमियान। लेकिन अब इमीडिएट जो इनकी लड़ाई हुई 2022 में, जब इमरान खान साहब जो हैं विजिट करने गए रशिया का, जिस दिन वो विजिट करने गए, और बस किस्मत की बात है उससे अगले दिन ही लड़ाई स्टार्ट हो गई, जो ऑफिशियली डिक्लेयर हुई। ये दोनों क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। इमरान खान साहब रशिया कब गए थे? 22 फरवरी 2023 22 और 23 फरवरी को गए थे, 2 दिन का विजिट था उनका। और जंग कब स्टार्ट हुई? वेरी नेक्स्ट डे जो है यूक्रेन और इनकी जंग स्टार्ट हो जाती है। हम बेसिकली वहां से गंदुम मांगने गए थे। हम लोग जो हैं गंदुम मांगने गए थे। हम यूक्रेन और जो है रशिया से गंदुम लेते हैं। सही है ना? नेटो, हाँ जी, नेटो मिलिट्री अलायंस है। ये मिलिट्री पावर है जब जिनका बेसिक बेसिक कंसेप्ट मिलिट्री अलायंस का ही है। अलायंस मैंने एक इत्तेहाद, मिलिट्री अलायंस, जंगी इत्तेहाद, फौजों का इत्तेहाद है। रशिया गैस भी प्रोवाइड करता है बाकी कंट्रीज को। जिस पाइपलाइन यूक्रेन से ही गुजरती है, एक पाइपलाइन का नाम ब्रदरहुड है, और दूसरी पाइपलाइन का नाम पता नहीं है। जो होगा होगा, मेरे इसका माइंड में नहीं है कौन सी दो पाइपलाइंस है। नेट के ऊपर सर्च कर लें। अच्छा, अब बेसिकली जो है ये आप एरिया लगा लें, ये है रशिया का। और रशिया अभी भी 15 टुकड़े होने के बाद भी एरिया वाइज दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। रशिया 15 टुकड़े होने के बाद भी अब भी सबसे बड़ा मुल्क है दुनिया का एरिया वाइज। और ये है जी यूक्रेन। इसके दरमियान दो रीजन आते हैं, दोनबास और लोहानसक।
लुहानस्क और दोनतस्क, जिसको अकामुलेटिव तौर पे दोनबास बोला जाता है। ये लगा लें कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जिस तरह कश्मीर इशू है डिस्प्यूट, इसी तरह रशिया और यूक्रेन के दरमियान एक एरिया है जिसका नाम है दोनबास, वो डिस्प्यूटेड एरिया है। एक तो इनके दरमियान इस चीज के ऊपर पहले भी जंग जारी रहती थी। दूसरे नंबर पे जो इमीडिएट वजह बनी यूक्रेन और रशिया की वार की, वो ये बनी कि यूक्रेन चाहता था नेटो को ज्वाइन करना। इनके न्यू सदर आए जिनका नाम है व्लादिमीर जेलेंस्की, जो मैंने आपको पिक्चर में दिखाया, वो बेसिकली एक कॉमेडियन है। जैसे मिस्टर बीन नहीं होता था, तो ये एक कॉमेडियन है उनके, लेकिन एक सेलिब्रिटी थे। फिर न्यूज एंकर भी थे, मतलब मल्टी टैलेंटेड बंदे थे व्लादिमीर जेलेंस्की। पहले कॉमेडियन शो किया करते थे टीवी पे, मजाहिया शो। फिर जो है वो न्यूज एंकर बन गए। ऐसा ऐसा न्यूज के अंदर इनको तरक्की हासिल हुई, तो इन्होंने जो है इलेक्शन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। इलेक्शन में हिस्सा लिया, ऐसा ऐसा कामयाबी मिलते मिलते ये मुल्क के आखिरकार सदर बन गए यूक्रेन के। जब ये यूक्रेन के सदर बने तो इन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया कि हमें भी नेटो को ज्वाइन करना चाहिए। रशिया ने, व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने व्लादिमीर जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं उनको इस बात से रोका। उन्होंने कहा कि आप नेटो को जो है वो ज्वाइन ना करें। इसने कहा नहीं जी, हमने तो नेटो को ज्वाइन करना ही करना है। एक तो वो वाला कंसेप्ट हो गया ना, ये डिस्प्यूटेड रीजन वाला। अब इस कंसेप्ट को साइड पे रखें, दूसरा कंसेप्ट आप देखिए रशिया और यूक्रेन के सामने दूसरे तनाजे की वजह। इस बॉर्डर पे अगर ये ज्वाइन कर लेता यूक्रेन नेटो को, तो जो फोर्सेस हैं नेटो की वो इस बॉर्डर पे आ जाती, और रशिया को थ्रेट पड़ जाता कि वो फोर्सेस कभी भी रशिया पे दोबारा हमला कर सकती थी, क्योंकि अभी भी रशिया का जो मामलात है वो अमेरिका के साथ थोड़े से तनाजे में ही रहते हैं। क्योंकि अमेरिका ने उस मुल्क को तोड़ा हुआ है, तो वो अमेरिकन लोगों को अच्छा नहीं समझते रशियन। और इनको ये भी अंदेशा है कि बाद में आने वाले वक्त में अगर इनकी फोर्सेस यहाँ पे आ जाती हैं, तो वो ना सिर्फ रशिया बल्कि इधर चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इन सारे मुल्क बल्कि पूरा एशिया जो है उसके ऊपर अमेरिका जो है वो हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये 31 मुल्कों की, क्योंकि अगर 31 मुल्क है, एक एक मुल्क को दाएं तरफ आके फतह करना शुरू करें तो वो इस तरफ के मुल्कों को फतह कर सकते हैं। तो रशिया का ये कंसर्न था कि नेटो फोर्सेस यहाँ नहीं आएंगी। अब ये सिर्फ एक बंदे का कंसेप्ट नहीं था, इसके पीछे कुछ मुआहदे भी हुए हुए थे, जिसको बोलते हैं वारसा पैक्ट। जब रशिया ये इससे जंग वगैरह हारा, दरमियान में फिर मुआहदे हुए, ये चीजें डिसाइड हुई कि अब अमेरिका जो है मजीद इस तरफ नहीं आएगा, एशिया वाली तरफ, वो अपने एरियाज तक महदूद रहेगा। और नेटो की फोर्सेस को वो इस तरफ और नहीं लेके आएगा, क्योंकि इतने बड़े मुल्कों की फोर्सेस अगर दूसरे मुल्कों की तरफ ट्रेवल करना शुरू कर रही हैं, तो दूसरे मुल्कों के लिए ये थ्रेट है। अब जब करीब पहुंच गई तो किसी भी लम्हे किसी भी नाराजगी की वजह से वो उसके ऊपर हमला कर सकती हैं। तो ये चीज यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की नहीं माने। तो रशिया ने क्या किया, इस बॉर्डर पे अपनी खुफिया तौर पे फोर्सेस को इकट्ठा करना शुरू कर दिया यहाँ पे। और आखिरकार 24 फरवरी 2024 को, 2022 को रशिया ने हमला कर दिया यूक्रेन के ऊपर। और ये जो एरियाज आपको नजर आ रहे हैं जिनका कलर चेंज है, इन सारे एरियाज को फतह कर लिया। वो जो डिस्प्यूटेड एरियाज थे दोनबास वाले, उनको भी फतह कर लिया, और उन एरियाज में अपनी मर्जी के प्रेसिडेंट भी लगा दिए। रशिया ने ये डिक्लेयर भी कर दिया आइंदा से ये एरियाज अलहदा मुल्क हैं और इनके ये प्रेसिडेंट हैं। यूनिलेटरल फैसले भी कर लिए। जब अमेरिका ने ये सारा कुछ देखा तो उसने फिर रशिया के ऊपर कुछ पाबंदी लगाने की कोशिश की।
लेकिन जो व्लादिमीर पुतिन है वो एक बड़े सख्त गिर तबीयत के बंदे हैं, और जब कोई कोई रद्द अमल उन्हें देता है वो उससे डबल रद्द अमल शो करते हैं। बेसिकली व्लादिमीर पुतिन जो है वो इनकी जो रशिया की ऑर्गेनाइजेशन है उसके एजेंट रहे हुए हैं। जैसे पाकिस्तान की आईएसआई है ना, इसी तरह की जो रशिया की एजेंसी है उसके ये मेंबर रहे हुए हैं। ठीक है। और उस एजेंसी ने इनको निकाल दिया था अपनी जो है फोर्स से। केबीजी गालबन उसका नाम है। जो इनकी जैसे हमारी पाकिस्तान की आईएसआई है, तो जैसे आप लोग एडी बनना चाहते हैं एमओडी में, तो आप लगा लें ये एडी केबीजी थे। जो रशिया की फोर्स है, सीक्रेट एजेंसी, उसके मेंबर होते थे कभी व्लादिमीर पुतिन, जो इस वक्त रशिया के सदर हैं। लेकिन इन्होंने व्लादिमीर पुतिन को डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया। क्या एलिगेशन लगा के कि ये बंदा फेयरलेस है। इस बंदे को डर नहीं लगता। अब डर एक बहुत बड़ी नेमत होती है। सम टाइम अगर डर की वजह से आप बहुत सारे कामों से रुक जाते हैं। आपको पता है आग के अंदर की तरफ मैं जाऊंगा, ये मेरा हाथ जला देगी, तो ये डर आपके लिए बेसिकली अच्छी चीज है। लेकिन व्लादिमीर पुतिन इतने निडर थे कि सम टाइम मिशन के मौके पे वो पूरी उनकी जो है ना एजेंसी फंस जाती थी, और वो मतलब कहते थे नहीं, वो अपनी जगह पे कायम रहते थे। तो उनका फेयरलेस होना एजेंसी के लिए खतरनाक था। तो उन्होंने इनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया। बाद में व्लादिमीर पुतिन जो है फिर डिफरेंट ओहदों पे पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया, बन के कर करा के वो मुल्क के प्रेसिडेंट ही बन गए। सिर्फ एक बंदा जो कभी किसी एजेंसी से निकाला गया, और लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और वो उस मुल्क का सदर बन गया, और अब वो एजेंसियां उनके अंडर काम करती है। और वाकई ही बाद में जो रिपोर्ट थी उनकी सीक्रेट एजेंसी की कि ये एक फेयरलेस बंदा है, वो बिल्कुल सच साबित हुई। व्लादिमीर पुतिन वाकई एक फेयरलेस बंदे साबित हुए। अमेरिका ने फेसबुक बंद कर दी रशिया में। जब ये जो कंसिक्वेंसीज आए ना, तो एक दूसरे से अब जंग शुरू हो गई कि किस तरह से एक दूसरे को नीचा करें और रशिया को रोका जाए। तो उन्होंने फेसबुक बैन कर दी। अब बहुत सारे लोग फेसबुक पे मोनेटाइज पेज करा के कमाते हैं, और बड़े वेज होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना एक चैनल बना लिया, और ये चीज पक्का कर दिया कि ये तो कुछ दिनों के लिए फेसबुक बैन हुई थी ना, इन्होंने कहा अब ताहयात रशिया में फेसबुक नहीं आएगी। उल्टा जो है फेसबुक को नुकसान होना शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि इनको साथ कोई मुल्क ट्रेड नहीं करेगा। रशिया ने अपनी गैस और पेट्रोल सस्ता कर दिया, और इंडिया ने इसके साथ ट्रेड की, बाकी कंट्रीज ने ट्रेड की। यूरोपियन कंट्रीज जो नेटो की मेंबर थी, उनको कहा गया कि इसके खिलाफ जो है, रशिया के खिलाफ जो है आप प्रोटेस्ट करें, इसके खिलाफ फौजी इमदाद भेजें यूक्रेन को। रशिया ने के पास एक जो मेन चीज है वो है, इनके पास गैस बहुत बड़ी मिकदार में है। जो गैस के जखायर हैं, और ये आधे से ज्यादा यूरोप इनकी गैस पाइपलाइंस पे चलता है। और बेसिकली जो रशिया है और जो यूरोप है, वो ठंडे इलाके हैं। वहां पे ये जो सुई गैस होती है उसकी तो जरूरत ही बहुत ज्यादा है, घरों को भी वार्म रखने के लिए, इंडस्ट्रीज को भी चलाने के लिए। इन्होंने रशिया ने सबकी सप्लाई बंद कर दी, खासकर पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इन मुल्कों की। और उन मुल्कों ने फिर उल्टा जो है इनके पांव पकड़े, और इनकी जो वो कहता था कि डॉलर्स वगैरह, और जिन जो जो शराइत वो लगाता था अमेरिका इनके ऊपर कि उसमें ट्रेड नहीं करनी, फलां फलां। इन्होंने कहा अब हम डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे, हम अपनी जो करेंसी है जिसका नाम है रबल, उसमें अंदर से ट्रेड करेंगे।
जिसने गैस लेनी है हमसे, वो हमारे साथ रब्बल करेंसी के अंदर ट्रेड करेगा। तो इन्होंने एक दफा बड़ा टफ टाइम दिया। और जो यूक्रेन था, उसने जब ये सारी जंग हुई तो उसने आवाजें देना शुरू की नेटो को, क्या आओ जी मेरी मदद को आओ। बट नेटो ने कहा यू आर नॉट आवर मेंबर, आप हमारे मेंबर ही नहीं हो तो हम आपकी मदद को क्यों आए। यूक्रेन ये कह रहा था कि हमने नेटो को ज्वाइन करना है, लेकिन अभी तक किया नहीं था। उसका एक पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है, पूरे फंड्स देने होते हैं, मुल्क की कुछ शराइत। इस तरह तो वरना पाकिस्तान कह दो मुझे नेटो में शामिल कर लो, ईरान कह दे मुझे नेटो में शामिल कर लो। नेटो फोर्सेस में अगर शामिल होना है तो उसके लिए कुछ शरायत को पूरा करना है। नेटो की कंट्रीज का अप्रूवल चाहिए और एक लंबा प्रोसीजर है। अब चूंकि यूक्रेन वो प्रोसीजर नहीं किया हुआ था अब तक, और रशिया ने उस पर हमला कर दिया था, जब इन्होंने नेटो को कहा कि हमारी मदद के लिए आए, तो नेटो ने साफ आने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आप हमारे मेंबर ही नहीं हो, हम किस तरह से आपके पास आ जाएं। लेकिन ये किया जा सकता है कि पसे पर्दा अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, नेटो फोर्सेस यूक्रेन की हेल्प कर रही हैं। और यही वजह है कि पूरा यूक्रेन अभी तक फतह नहीं हुआ, बल्कि यूक्रेन ने बहुत ज्यादा मुजामियत का सामना किया है, और रशिया को एक बड़ा टफ टाइम देखना पड़ा है। इवन रशिया को भी बहुत नुकसान हुआ है। रशिया ने कुछ एरिया तो फतह कर लिए यूक्रेन के, लेकिन जो रशिया चाहता था कि सारा यूक्रेन ही में फतह कर लूं, वैसा नहीं हो सका। वो क्यों नहीं हो सका कि यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका और इनको फ्यूल अप कर रही हैं, इनको जो है जंगी हथियार, रॉकेट्स जो है, मिसाइल्स, इसके अलावा पैसों की मदद में, इकॉनमी की शक्ल में, फौज की शक्ल में, वो सब कुछ प्रोवाइड कर रही हैं, जिसकी वजह से 2 साल गुजरने के बाद भी जो तनाज़ा है रशिया और यूक्रेन का, वो वहीं का वहीं खड़ा है। और दोनों कंट्रीज एक दूसरे का नुकसान कर रही हैं। और लेकिन रशिया का थोड़ा सा पलड़ा आप कह लें कि भारी है। इस हिसाब से भारी है कि रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया और यूक्रेन के कुछ इलाके फतह कर दिए हैं। इस सूरत में हम कह सकते हैं कि रशिया इस वक्त आगे है। यूक्रेन को इस हिसाब से आगे कह सकते हैं कि यूक्रेन ने इतनी मुजामत की है कि रशिया को जो है काफी सारे उनके फोर्सेस के कमांडर्स और मेन एरियाज, और उनको जो है ना पीछे धकेला है, और उनको मारा भी है इन्होंने। इनके काफी सारे फौजी नुकसान भी किया है, टैंक्स वगैरह इनकी जो चीजें हैं। लेकिन ये जो मसला है वो ऑलमोस्ट 2 इयर्स होने वाले हैं। आज 21 फरवरी 2024 है, तो ये जंग स्टार्ट हुई थी 24 फरवरी 2022 को। ऑलमोस्ट 3 दिन बाद पूरे 2 साल हो जाने हैं इस तनाज़ा को। और 2 साल से आपस में रशिया और यूक्रेन की वार चल रही है। और उस वार की अगर मैं समराइज करूं, 2 रीजन। तो एक रीजन ये है दोनबास का एरिया, जो कि एक डिस्प्यूटेड रीजन है, जिसको रशिया कहता है कि ये हमारा है और यूक्रेन कहता है हमारा है। और दूसरी वजह है नेटो, नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको यूक्रेन ज्वाइन करना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि यूक्रेन उसको ज्वाइन करता और नेटो की फोर्सेस इस बॉर्डर पे आती, रशिया ने पहले ही उसके ऊपर हमला कर दिया। तो ये जी हमारा आज का लेक्चर था। अब आप लोग मेरे से जो हैं वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन है। बुशरा खालिद कहती हैं व्हाई वी इंपोर्ट wheat as our country lies among top wheat producing country। टॉप कितने टॉप में आती है आपकी कंट्री व्हीट प्रोड्यूसिंग में? ये जो हमने पढ़ा कभी किसी जमाने में, जो है कि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, और ज़रूरी मुल्क होना इस वक्त कोई अच्छी खासियत नहीं है। लोग ज़रात से निकल के इंडस्ट्रियल एरा में आ गए 19वीं सदी में, और अब इंडस्ट्रियल एरिया से निकल के जो असल ईरा चल रहा है वो टेक्नोलॉजी का ईरा चल रहा है। ठीक है। तो जो पाकिस्तान है वो, हम अगर सबसे लोअर जो ईरा है, जिसको हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर कंट्री होना, तो हम उसमें भी नहीं आते।
ठीक है। हम कोई सातवें आठवें नंबर पे आते हैं वीट प्रोड्यूसिंग में। और उस वीट प्रोड्यूसिंग में, नहीं, एक्सपोर्ट नहीं करते, स्मगल करते हैं। 7th लार्जेस्ट अगर हम प्रोड्यूसिंग कर रहे हैं तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो 5th लार्जेस्ट है। मींस हम अपनी पॉपुलेशन के मुताबिक भी जो है गंदम प्रोड्यूस नहीं कर रहे। और उसकी एक वजह ये हो जाती है कि हम प्रोड्यूस तो करते हैं लेकिन हमारे यहाँ वो स्मगल होके ईरान और अफगानिस्तान चली जाती है। वहां गोदाम बनाए हुए हैं हमारे ही पाकिस्तान मिल ओनर्स ने। गंदम यहाँ से जखीरा अंदोजी करके वहां जमा कर लेते हैं बॉर्डर के पार। और मुल्क में ये शोर मचा देते हैं कि गंदम खत्म हो गई। अब हमें फिर जरूरत पड़ती है कि बाहर के मुल्कों से मंगाएं, जिनमें यूक्रेन और रशिया, ये दोनों हमें गंदम भेजते हैं। ठीक है। और फिर हम कहते हैं कि अफगानिस्तान, ईरान या जो जो मुल्क हमें गंदम भेजेगा, तो हम उसको, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में गंदम का रेट चल रहा है 100 रुपये। हम कहते हैं कि दूसरी कंट्री हमें भेजे 200 रुपये में हमें गंदम दे दे। अब बेसिकली वो पाकिस्तान की ही गंदम अफगानिस्तान में गई हुई है 100 रुपये वाली। जब यहाँ शॉर्टेज हो जाती है तो हम फिर वही गंदम हमारे जो मिल ओनर्स होते हैं वापस पाकिस्तान बुलाते हैं और उनको उसी गंदम का 200 रुपया मिल जाता है। स्मगलिंग का इशू है गंदम की। इतने हम खुद कफील हैं कि हम अपनी गंदम का पूरा कर सकते हैं, लेकिन ड्यू टू स्मगलिंग हम वो नहीं करते। और लेकिन हम टॉप प्रोड्यूसिंग के अंदर नहीं आते। जो है टॉप प्रोड्यूसिंग के अंदर जो है वो आपका चाइना, रशिया, इंडिया, अमेरिका, ये मुल्क आ जाते हैं। ना सिर्फ गंदम में, बल्कि कॉटन में भी, राइस में भी। किसी जमाने में हम होते थे जराई मुल्क अयूब खान के जमाने में। लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी इतनी पुरानी हो गई है कि अगर हमारी 1 एकड़ जमीन जो है, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम कह लेते हैं, 40 मन गंदम या 25 मन कपास पैदा करती है, तो इसके मदे मुकाबिल जो यूएसए और चाइना है और रशिया है, उनकी 1 एकड़ जमीन 120 मन गंदम, कपास, या आप कोई भी यूनिट लगा लें, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कह रहा हूं, पैदा करते हैं। मतलब उनके पास हाइब्रिड बीज है, उनके पास टेक्नोलॉजी है। हमारा किसान तो आज भी वो पुराने, हमारे तो किसान का यूरिया ही नहीं पूरा होता। यूरिया भी स्मगल होता है। यूरिया की भी सरकारी कीमत कुछ होती है, जो किसान को दिया जाता है वो 3-4 गुना ज्यादा करके दिया जाता है। तो हमारे यहाँ मसला बेसिकली है कि हमारी नेशन बहैसियत खुद भी करप्ट है। पॉलिटिशियंस तो है ही है, हमारा जो है वो खुद जो है तबका कारोबारी, जिसका मतलब जहां दा लग रहा है वो दा लगाई खड़ा। जिसका गंदम में लग रहा है वो गंदम को स्मगल करके दोबारा महंगे दामों ला के, जिसका यूरिया में लग रहा है वो यूरिया में, जिसका पेट्रोल पे लग रहा है वो पेट्रोल में। हर बंदा अपनी जायदाद और अपने पैसे बनाने के चक्कर में है। और एक आम आदमी जो इसका कहीं पे दांव नहीं लगता, वो इन सब के दांव के अंदर पिसता जा रहा है। बिजली के बिलों के हिसाब से भी, गंदम के रेट के हवाले से भी, खाद के रेट के हवाले से, चीनी, आटा, इन सारों का जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो एक आम बंदे पे पड़ रहा है। लेकिन जो इंडस्ट्रियलाइज बंदा है वो डबल ट्रिपल अपना कमाई जा रहा है। अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट हम वो अमदाद अमदूद के तौर पे कभी दे देते हैं, क्योंकि वो एक वन टोन कंट्री है। ऐसा स्मगलिंग ज्यादा होती है हमारी। हाँ जी, हम जीएमओ जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड जो चीजें हैं उसको यूज नहीं करते, टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करते। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम अभी तक प्रॉपर हमारे नहीं आया। पूरा पूरा ट्यूबवेल का पानी और नहरों का पानी लगा देते हैं, वो पानी भी जाया होता है, फसल भी खराब होती है। अब तो निजाम आ गया कि जितना पानी चाहिए सिर्फ उतना दो। अगर एक गंदम का दाने को 1 कतरा पानी चाहिए तो 1 कतरा ही पानी दो। हम पूरे ट्यूबवेल का पानी क्यों छोड़ देते हैं?
तो दूसरी दुनिया ने बीज अपने हाइब्रिड कर लिए हैं, अपनी टेक्नोलॉजी एडवांस कर ली है, पानी उतना ही देते हैं जितना रिक्वायर होता है, उनकी कैलकुलेशंस हैं, प्रॉपरली एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की ब्रांचेस हैं। हमारे यहाँ तो यूनिवर्सिटीज में डिग्री है बस वो, लेकिन नाम की हद तक है। वो नॉलेज बस यूनिवर्सिटी के हद तक है, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है हमारे पास। हाँ जी, मेरा ख्याल है अल्लाह हाफिज जी करें, काफी टाइम हो गया। तो चलें जी। बेहतर हो गया जी, ओके, अल्लाह हाफिज।